Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing good, and today in this video we are going to discuss about बेनामी property और बेनामी transaction. Alright, so आज हम यही समझेंगे कि बेनामी property या बेनामी transaction क्या होता है. देखिए, मान लीजिए कि पैसा मेरा है और नाम किसी और की है वो ज़मीन या वो प्रॉपर्टी, तो ये हो गई बेनामी प्रॉपर्टी. ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब कि खरीदी मैंने है, टेक्निकली पैसे मैंने पे करे, कंसिडरेशन मैंने पे करी है, पर ऑन पेपर नाम किसी और के है. ठीक है, ये क्या होता है हमारा बेनामी प्रॉपर्टी. देखिए, मतलब ज़मीन तो एक है पर लोग दो है. एक वो जिसने पैसा दिया और एक वो जिसके नाम है, पर ये दोनों लोग अलग अलग है. ठीक है, तो ये होता है हमारा बेनामी प्रॉपर्टी. अब जिसके तो नाम प्रॉपर्टी होती है, मतलब ऑन डॉक्यूमेंट ऑन पेपर जिसका नाम लिखा होता है वो होता है बेनामदार. क्या कहलाता है वो बंदा? बेनामदार. और जिसने पैसे दिए होते हैं कहलाता है बेनिफिशियल ओनर. ठीक है, तो जिसके नाम होती है वो प्रॉपर्टी, मतलब जिसका सिर्फ नाम लिखा होता है, महज नाम पर पैसे नहीं दिए होते उसने, वो कहलाता है बेनामदार. और जिसने पैसे दिए होते, कंसिडरेशन पे करा होता है, वो कौन होते हैं? बेनिफिशियल ओनर. क्लियर? तो ये होता है हमारा बेनामी प्रॉपर्टी. मतलब जब भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसका पैसा कोई और दे रहा है और नाम किसी और के है, वो होता है बेनामी प्रॉपर्टी. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन मैंने पे करी, राइट. कंसिडरेशन मैंने पे करी और वो प्रॉपर्टी नाम है मेरी सर्वेंट के. अब ये हो गई बेनामी प्रॉपर्टी. क्यों? कंसिडरेशन मैंने पे करी और ऑन पेपर नाम है उसके, और उसे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, उसे ये भी नहीं पता कि उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हुआ, कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है. कल को इंस्पेक्शन के दौरान अगर उसे पूछताछ होती है और वो डिनाई कर देती है, तो ये क्या हो गया? क्लियर कट बेनामी प्रॉपर्टी का केस हो गया. ठीक है, समझ आया कि मैंने कंसिडरेशन पे करा, पैसा मैंने दिया, खरीदा मैंने, पर नाम मेरे नहीं है, नाम मेरी सर्वेंट की है. ये हो गया बेनामी प्रॉपर्टी. अगला एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए पैसा मैंने दिया और कोई बहुत ही दूर का रिश्तेदार से मेरी मुलाकात हुई कहीं, और मैंने उससे ये बात कही कि यार बहुत सारा कैश पड़ा है घर में और मैं नहीं दिखाना चाहती गवर्नमेंट को, मेरा कोई मन नहीं है टैक्स वगैरह पे करने का, रिटर्न्स में दिखाने का, तो एक काम करती हूँ, खरीद मैं लेती हूँ, पर ऑन पेपर नाम तुम्हारा आ जाएगा. और जो भी मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार था, जो मेरा कज़न था, वो भी अग्री कर गया. अब वो मेरे इतने दूर का रिलेशन है, इतने दूर का रिश्तेदार है कि वो टेक्निकली ट्रेसेबल भी नहीं है. ठीक है, अब क्या करा मैंने? पैसे मैंने दे दिए पर नाम उसके हो गई. ये भी हो गई बेनामी प्रॉपर्टी. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेरा फर्स्ट या सेकंड रिलेशन भी नहीं है, यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है, बहुत दूर का रिश्तेदार है वो मेरा. ठीक है, तो ये भी बेनामी प्रॉपर्टी में आ गया. अगला एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए मैंने पैसे पे करे और मैंने किसी भी रैंडम बंदे के नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीद ली. मान लो, एग्जाम्पल ले लो कि कोई मिस्टर ए है. ठीक है, अब मिस्टर ए जो है उन्हें तो पता भी नहीं, इवन मैं भी नहीं जानती टेक्निकल मिस्टर ए है कौन, पर मैंने एक जाली सारा काम वगैरह कराया और नकली सब कुछ बना बनू के मिस्टर ए के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली. ठीक है, पर मिस्टर ए को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता मिस्टर ए कौन है. ऐसे फिक्टिशियस नेम पे आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते. ये भी बेनामी प्रॉपर्टी होती है. कई बार तो लोग ऐसा भी कर देते हैं कि वो इंसान दुनिया में भी नहीं होता और उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी हुई होती है, ऑन पेपर वो उसका मालिक होता है. ठीक है, तो ये सब क्या होता है? बेनामी प्रॉपर्टी. ऐसा बहुत होता है, स्पेशली बैकवर्ड एरियाज में, विलेजेस में आज भी ये चीज़ बहुत है. ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड को लेकर तो स्पेशली. तो ये सब हमारा बेनामी प्रॉपर्टी में आता है. मतलब पैसे किसी और ने पे करे, नाम किसी और के हैं, बेनामी प्रॉपर्टी कहलाते. चाहे वो आपको बहुत ही दूर का रिश्तेदार हो, वो भी इसमें आएगा, चाहे कोई फिक्टिशियस पर्सन हो, वो भी इसमें काउंट होगा, या कोई ऐसा बंदा जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे मेरी सर्वेंट थी, उसे पता भी नहीं, पर मैंने उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली. क्या हुआ? ये बेनामी प्रॉपर्टी. मेरा मान लो ड्राइवर है, मैंने उसे, अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ड्राइवर है, मैंने उसे बोल दिया एक काम करती हूँ यार, तुझे तो सब पता ही है, तो विल डू वन थिंग कि तुम्हारे नाम पे मैं ज़मीन खरीद लेती हूँ और कंसिडरेशन विल बी पेड बाय मी. ठीक है, अब कंसिडरेशन तो मैंने दे दिया बट नाम उसके है. क्या हो गया? ये भी बेनामी प्रॉपर्टी हो गया. ऑल दो उसे नॉलेज है, बट अगर जब ये मैटर कल को गवर्नमेंट के सामने आता है, अथॉरिटीज़ के सामने आता है, तो ये गलत ही कहलाएगा. ठीक है, क्योंकि उसका मेरा कोई रिलेशन नहीं है, उसका मेरा कुछ नहीं है, उससे बेनिफिट्स उसे ड्राइव नहीं होंगे, मुझे होंगे. आई एम द बेनिफिशियल ऑनर.
ठीक है, जो भी बेनिफिट्स होंगे सब कुछ होगा वो मेरे पास आएगा, मैं हूँ उसकी बेनिफिटेड ओनर। वो कौन है? बेनामदार है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट इतना, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, बेनामी प्रॉपर्टी का जो लॉ है वो 2016 में नहीं आया, वो बहुत पुराना 1988 से है, ठीक है। बेनामी प्रॉपर्टी का लॉ 2016 से नहीं आया, 2016 में अमेंड होकर ये दोबारा इन्फोर्स करा गया था विद द स्ट्रिक्ट लॉज, क्योंकि पुराना जो लॉ था वो बहुत ही लीनियंट था, नॉमिनल पनिशमेंट्स थी, कोल्ड था, बहुत लोग सीरियस नहीं लेते थे इतना। पहले क्या नाम था बेनामी लॉ का? बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, ठीक है। पहले क्या नाम था हमारा? बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988। अब 2016 में जब अमेंड हो गया तो क्या नाम है? प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी। देख रहे हो, अब प्रोहिबिशन क्या आ गया? पहले आ गया, पहले 3rd नंबर पे था, अब 1st नंबर पे आ गया। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, ओके। तो अब ये हमारा अमेंडेड हो गया 2016 में, जब ये आया 1 नवंबर 2016 को जब ये इम्प्लीमेंट करा गया, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट करा गया। अब इसमें पनिशमेंट चेंज हो गई है, रिगरस पनिशमेंट हो गई है, इसमें फाइन भी हो गया है, ठीक है। तो वो हम आगे बढ़ेंगे वीडियो के साथ, देखते हैं क्या है इसकी पेनल्टीज वगैरह। इससे पहले हम देखेंगे कि बेनामी लॉ के एक्सेप्शन क्या, मतलब ऐसे कौन कौन से रिलेशंस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो बेनामी नहीं कहलाती और वो वैलिड कहलाती है, वो लीगलाइज कहलाती है, ठीक है। तो अब उन एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। देखिए, अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो बिल्कुल लीगलाइज है, वो लेजिट है, बेनामी नहीं कहलाएगी। और वैसे भी इंडिया में थोड़ा सा ये चीज़ की तरफ ज़्यादा बेंट रहता है कि अक्सर जो हस्बैंड होता है वो अपनी बीवी के नाम पे ही खरीद लेता है प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी बचती है, 2% स्टैम्प ड्यूटी बच जाती है, क्योंकि अगर आप वाइफ के नाम पे लेते हो तो 5% है, अगर हस्बैंड अपने नाम पे लेता है तो 7% है, तो 2% वो स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए भी थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि चीज़ फॉलो करी जाती है, बट ये लीगलाइज है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर एक हस्बैंड चाहे वो अपनी बीवी के नाम पे भी खरीद सकता है, कोई इशू नहीं है, बच्चों के नाम पे भी खरीद सकता है, बेटा बेटी किसी के भी नाम पे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो अपने पेरेंट्स के नेम पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो ब्रदर सिस्टर के नेम पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई के नाम पे ले सकते हो ज़मीन, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी को ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ये लेजिट है और लीगलाइज है, करेक्ट। अगली बात, और कौन कौन से एक्सेप्शन है? अगर कर्ता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए कुछ लेता है, करता है, तो वो भी प्रॉपरली लीगलाइज है। हमें पता है ना कर्ता कौन होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में? जिसके पास सारी पावर्स होती है, जो पूरे बिजनेस को, घर को, हर चीज़ को मेंटेन करके चलता है, दैट पर्सन इज कर्ता। अगर वो कर्ता भी किसी और के नाम पे लेता करता है और पैसे वो पे करते, तो दैट इज टोटली लीगलाइज, लेजिट है, क्योंकि उसके पास सारी पावर्स रिलाई करती है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस बार हम देखते हैं पार्टनरशिप में कंपनीज चल रही होती है या वेंचर्स चल रहे होते हैं, तो अगर उनमें भी डायरेक्टर के नाम पर प्रॉपर्टी है या किसी एक पर्सन एम्पावर्ड होते हैं, उसने प्रॉपर्टी ले ली और कंसिडरेशन पेड बाय समवन एल्स, तो ये भी प्रॉपरली लेजिट है, लीगलाइज है, ठीक है। ये लीगलाइज है, बेनामी नहीं कहलाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई एक पार्टनर खरीद लेता है, कर लेते, तो उसका ऑन पेपर नाम होता है, कंसिडरेशन किसी और ने दिया होता है या आदत है, जैसे भी है व्हाटएवर, तो वो भी बेसिकली लीगलाइज कहलाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे। अगर आप इन रिलेशंस में खरीदते हो कोई भी प्रॉपर्टी तो वो लीगलाइज कहलाती है, बेनामी नहीं कहलाती है। बात करते हैं पनिशमेंट्स की, कौन कौन सी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ सकती है अगर आप बेनामी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, अगर तो आप बेनामी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है तो आपको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है, मतलब अप टू 7 ईयर्स की आपको पनिशमेंट हो सकती है, और वो रिगरस होगी, ठीक है, सिंपल नहीं होगी, रिगरस पनिशमेंट होगी। प्लस हो सकता है कि आपको 25% जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा प्रॉपर्टी का वो पे करना पड़े, ठीक है। और ये कुछ भी आपका रिकवरेबल नहीं है, कुछ भी कॉम्पनसेट नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ये आप ऑब्वियसली आपको भी पता है गलत चीज़ में इन्वॉल्व हो तो उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपका वहाँ पे या तो आपको फाइन देना पड़ेगा या आपको इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि रिगरस नेचर की होगी। तो ये इसकी कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस थे, क्या है कि 7 ईयर्स तक की सज़ा हो सकती है, अप टू 7 ईयर्स, ओके, या फिर 25% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जो भी उस प्रॉपर्टी का 25% मार्केट वैल्यू रहेगा वो देना रहेगा आपको। और ये कुछ भी कॉम्पनसेबल नहीं है, कुछ भी कॉम्पनसेट नहीं करेगी गवर्नमेंट आपको, ठीक है। अच्छा, अगली एक बात को देखते हैं। मान लीजिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी जो कि बेनामी है, आपने
वही करा कि कंसिडरेशन वॉज पेड बाय यू और नाम है वो किसी और के, ठीक। अब कल को कुछ साल बीत गए और अब आपका दिल है नहीं यार इसे टैक्स में दिखा देते, इसे रिटर्न में शो कर देते कि ये मैंने खरीदी है, यहाँ से पैसा आया था, उसकी मैंने ये ज़मीन खरीद ली है या कोई भी प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है, राइट। तो आप अब क्या करेंगे? आप बिल्कुल दिखा सकते हो, ये प्रोविज़न भी है हमारे पास इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में। किसमें है? इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत आप चाहें तो अपनी कोई भी बेनामी ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसी संपत्ति जिसका जिक्र नहीं है आपके रिटर्न्स में, गवर्नमेंट के सामने आप उसे शो कर सकते हो और उसके बाद से वो आपकी संपत्ति या वो आपकी प्रॉपर्टी लीगलाइज हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? वो लीगलाइज हो जाएगी और बेनामी नहीं रहेगी। तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, आप चाहें तो अपनी कुछ भी ऐसी ट्रांजैक्शंस को शो कर सकते हो इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में और वो आपकी लीगलाइज हो जाएगी। अगली बात देखते हैं, इसमें एक्सेप्शंस पढ़ लिए हमने, हमें पता है बेनामदार कौन होता है, बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, ठीक है, और पनिशमेंट क्या होती है। अब एक और चीज़ देखते हैं, जो हमारी पुराना एक्ट था, ठीक है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन वाला जो पुराना एक्ट था उसमें थे हमारे 9 सेक्शन। कितने सेक्शन थे उसमें? 9 सेक्शंस थे। जो करंट 2016 से जो एक्ट लगी जिसमें प्रोहिबिशन वर्ड पहले आ गया है, ठीक है, उसमें कितने सेक्शन है? 72 सेक्शंस है। अब जो रूल्स है वो नोटिफाइड थे, जो पहले रूल्स थे वो नोटिफाइड नहीं थे, करेक्ट। अब जो रूल्स है वो नोटिफाइड है, 72 सेक्शंस हैं और पुरानी एक्ट में 9 सेक्शंस थे, रूल्स नोटिफाइड नहीं थे। सो ये सब था हमारा बेनामी ट्रांजैक्शन के ऊपर वीडियो। और अगर आपको कुछ भी इशू हो, कुछ भी डाउट हो, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। एंड या थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।